महिला और पुरुष दोनों ही इस सृष्टि के आधार हैं। अगर एक को कुछ हो जाए तो पूरे संसार का विनाश तय है। मगर अब यह आधार हिलने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अब डीएनए लेवल पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मर्दों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। और वो भी किसी युद्ध या महामारी से नहीं, बल्कि खुद हमारे शरीर के अंदर चल रहे एक जेनेटिक युद्ध की वजह से। मगर सवाल ये है कि आखिर वह वॉर है कौन सी, और क्या वास्तव में धरती से पुरुषों की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी? वो छोटा सा वाई क्रोमोसोम जो पुरुष होने की पहचान है, अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन धरती से मर्दों की पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस संसार का क्या होगा? यकीन मानिए, ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रकृति सबसे बड़ी इंजीनियर है और ह्यूमन बॉडी किसी ग्रेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से कम नहीं है। तभी तो इंसान के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक सब कुछ की एक डिटेल प्रक्रिया होती है। आपने भी कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा कि फीमेल बायोलॉजी के लिए XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल एक X और एक Y क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। मगर हाल ही में USA की एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की है जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है, क्योंकि इस स्टडी में ऑब्जर्व किया गया है कि वाई क्रोमोसोम का जेनेटिक डेटा हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होता जा रहा है, जबकि वाई क्रोमोसोम केवल और केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। अगर जेनेटिक डेटा की बात की जाए तो यह क्रोमोसोम में स्टोर इंफॉर्मेशन है जो हर जनरेशन में कम होती जा रही है। पुरुषों में पाए जाने वाले यह वाई क्रोमोसोम अपना 97% डीएनए कोड पहले ही खो चुका है। अब केवल 3% ही बचा है। और अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब धरती से पूरी मर्द प्रजाति और उसके बाद ह्यूमन रेस ही विलुप्त हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो इंसानों का भविष्य क्या होगा? यकीनन वो डार्क होगा। मगर ये जानने से पहले बात करते हैं डीएनए की। अगर डीएनए को सिंपल शब्दों में समझें तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक वैसे ही जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए डीएनए की जरूरत होती है। ह्यूमन बॉडी में डीएनए की एक लंबी चेन होती है। डीएनए की दीवारों या गुच्छों को ही जीन्स कहा जाता है, और यही जीन्स वो आधार होते हैं जिनमें इंसान के फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। इन सबको आपस में जोड़कर और संभाल कर रखने वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक घर की तरह होता है जिसमें डीएनए और जीन्स दोनों शामिल रहते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रोमोसोम कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, यह हमेशा पेयर यानी जोड़ों में ही पाए जाते हैं। इंसानी बॉडी की हर एक सेल यानी कोशिका में 23 अलग अलग क्रोमोसोम के पेयर्स पाए जाते हैं। यह जोड़े में हमेशा इसलिए होते हैं क्योंकि मदर और फादर दोनों के जीन्स मिलकर ही ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। एक्चुअल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर की साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम और फादर की साइड से भी 23 क्रोमोसोम आते हैं। इसके बाद में स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं, जिससे मदर साइड का क्रोमोसोम जाकर फादर साइड से आने वाले क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में ही एक जैसा जेनेटिक डेटा मौजूद होता है। इस तरह से एक मदर साइड और दूसरा फादर साइड का क्रोमोसोम मिलकर पेयर बनाते हैं। इस पेयर में सिमिलर जेनेटिक डेटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे हाइट डिसाइड करने वाले जीन्स भी आपस में लिंक हो जाते हैं। इंसान की हाइट लंबी होगी या छोटी, यह जीन्स पर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर फादर से आने वाला जीन टॉल है और मदर साइड वाला शॉर्ट, तो बच्चा लंबा होगा या छोटा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा जीन डोमिनेट करता है। इसे ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ों में होना जरूरी होता है। यह सिलसिला पहले क्रोमोसोम से लेकर 22वें क्रोमोसोम तक चलता है। एक के बाद एक क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं। दरअसल वही जीन्स मिलकर पेयर बनाते हैं जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और वे एक जैसे सीक्वेंस में कोडेड होते हैं। यही वजह है कि इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा तो केवल 22 जोड़ों में होता है, जबकि ह्यूमन में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के पेयर। तो 23वां पेयर कैसा होता है? दरअसल 23वां पेयर बाकी के ऑटोसोम से बिल्कुल अलग होता है, या फिर यूं कहें कि यह सिंगल पेयर में ही आता है। इसलिए इन्हें ऑटोसोम्स नहीं बल्कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यह सेक्स क्रोमोसोम्स 2 यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक होता है XX जो बनाता है फीमेल को, जबकि एक होता है XY जो बनाता है मेल बच्चों को। Y क्रोमोसोम केवल और केवल मेल में ही पाया जाता है। इसलिए रिप्रोडक्शन के दौरान फादर साइड से अगर Y क्रोमोसोम पास होता है तो ही मेल बच्चा पैदा होता है। लेकिन अगर फादर साइड से X क्रोमोसोम चला जाए तो नेचुरली फीमेल ही पैदा होगी।
इसलिए फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम जाता है वही होने वाले बच्चे के सेक्स को डिसाइड करता है। सभी क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम ही ऐसा क्रोमोसोम है जिसका कोई जुड़वा नहीं होता। यही वजह है कि यह किसी भी लिंक या अटैच से जुड़कर अपने आप को कंबाइन नहीं कर पाता, जबकि बाकी के क्रोमोसोम्स खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इससे साबित होता है कि वाई क्रोमोसोम बिल्कुल उसी फॉर्म में ग्रैंडफादर से फादर और फिर फादर से सन में पास होता है। यही वजह है कि जेनेटिक्स या फॉरेंसिक में किसी इंसान की पैटर्नल लिनिएज यानी पैतृक वंश को ट्रेस करना ज्यादा आसान होता है और इसे कहा जाता है XY सेक्स डिटरमिनिंग सिस्टम। मगर जल्द ही इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या यह सेक्स डिटरमिनिंग सिस्टम केवल इंसानों में पाया जाता है या धरती पर मौजूद बाकी के एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। असल में यह एक बड़ा सेक्स क्लासिफाइंग सिस्टम है जो धरती पर मौजूद सभी मैमल्स और कुछ दूसरे जानवरों में भी देखने को मिलता है। XY क्रोमोसोम की तरह ही एक और अपोजिट सिस्टम हमारी धरती पर मौजूद है और वह है ZW सिस्टम। मगर यहाँ सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि यहाँ मदर साइड से आने वाला W क्रोमोसोम बच्चे का सेक्स डिटरमिन करता है। यह इंसानों के सिस्टम का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इंसानों में फादर साइड से आने वाला क्रोमोसोम बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, जबकि यहाँ मदर साइड वाला W क्रोमोसोम बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है। हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह ZW सिस्टम किस जीव में पाया जाता है। दरअसल यह मोस्टली रेप्टाइल और बर्ड्स में देखने को मिलता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मैटरनल लीनिएज फॉलो होती है। इससे साबित होता है कि नेचर में मदर लीनिएज और फादर लीनिएज दोनों ही सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि या तो रेप्टाइल एंड बर्ड्स की बात है, आखिर इससे हमारा क्या फायदा? तो हम ZW सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यह ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, यह ह्यूमन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साल दर साल W क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली इसी संकट से गुजर रहा है जिस संकट से मेल का Y क्रोमोसोम गुजर रहा है। दरअसल W क्रोमोसोम के जीन्स ओवर द टाइम सिग्निफिकेंटली कम होते गए हैं, जिससे पता चलता है कि यह नेचर का बहुत ही बड़ा पैटर्न है। Y और W क्रोमोसोम की बात की जाए तो यह दोनों ही अपने रिप्रोडक्टिव चेन में अकेले हैं, क्योंकि इनका कोई भी जुड़वा क्रोमोसोम है ही नहीं। अपने जुड़वा क्रोमोसोम के न होने की वजह से यह मिलकर अपने DNA को अपडेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रजाति में डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा होने लगते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। इन इफेक्ट हमारा इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जब जीन की कमियों से पूरा वंश तबाह हो गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे उन्हें उस समय में भगवान की तरह माना जाता था। यही वजह थी कि इन्हें अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखना होता था, इसलिए ये केवल अपने ही खानदान में शादी किया करते थे। कभी कभी तो सगे भाई बहनों की भी शादियां देखने को मिलती थी ताकि रॉयल ब्लड लाइन वाला ही बच्चा पैदा हो। इसे इनब्रीडिंग कहा जाता है। आज भी कुछ कल्चर्स में यह बड़ा आम सा है। आज भले ही सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती, लेकिन कजिन मैरिज तो बहुत ही ज्यादा आम है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है इस्लाम। मगर इस इनब्रीडिंग से फराओं का पूरा वंश खत्म हो गया था। यही नहीं, एक ऐसा ही केस यूरोप में देखने को मिला था। यूरोप में एक हैब्सबर्ग फैमिली थी जो हर जनरेशन में इनब्रीडिंग कर रही थी, जिसकी वजह से पूरे खानदान में एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया। यह ऐसा डिसऑर्डर था जिससे उनकी पूरी फैमिली का जबड़ा टेढ़ा हो गया था। यह जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर उनके खानदान में इतना फ्रीक्वेंट था कि इस जॉ शेप को हैब्सबर्ग जॉ नाम दिया जाने लगा था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, इसी फैमिली में और भी जेनेटिक डिजीज देखने को मिली, जैसे कि ग्रोथ डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, इम्पोर्टेंस और दूसरे किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स। यही नहीं, भारत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल जब भारत में ब्रिटिश पहली बार आए थे तो वे भी अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखना चाहते थे, इसलिए वे अपने क्लोज रिलेटिव्स और कजिन्स में ही इनब्रीडिंग किया करते थे, जिसकी वजह से पारसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने लगे थे। इससे साबित होता है कि अगर हम ग्लोबली देखें तो अलग अलग टाइम स्केल पर कई सारी प्रजातियों में एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं, जिसका मेन रीजन इनब्रीडिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इनब्रीडिंग और इंसेस्ट यानी अनाचार से कोई बच्चा पैदा होता है तो दोनों ही पेरेंट्स की तरफ से ऑलमोस्ट सेम जीन्स आते हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन के दौरान वाई जीन में जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वे अपडेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वे नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। धीरे धीरे यही जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आगे की जनरेशन में पास ऑन होते चले जाते हैं, जिससे स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है और अंत में कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रक्टिव डीएनए कोड्स पैदा हो जाते हैं जो रेस्ट्रिक्टिव फीचर्स पैदा करते हैं, जिससे पूरी की पूरी लिनिएज यानी कि वंशावली ही खत्म हो जाती है। शायद यही वजह थी कि इजिप्शियन फेरोज, जिन्हें एक समय पर भगवान माना जाता था,
वे भगवान खुद ही अपनी जान भी नहीं बचा पाए और उनका राज्य भी खो गया। इतिहास हमें सिखाता है कि जीन को कंबाइन होकर अपने एरर को अपडेट करते रहना आवश्यक है, लेकिन अगर जीन ऐसा ना कर पाए तो वे डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इससे साबित होता है कि प्रकृति का नियम बहुत सिंपल है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या फिर आप मर रहे हो। यही वजह है कि साइंटिस्ट चिंता में हैं कि अब मेल के वाई क्रोमोसोम का क्या होगा, क्योंकि इसका तो कोई रिकम्बाइंड भी नहीं है। तभी तो मेल का वाई क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली ऐसे ही डिग्रेड होता जा रहा है। तो क्या हमारा अंत भी ऐसे ही होगा? क्या मर्दों का वाई क्रोमोसोम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? और आजकल आप देख भी रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो पैदा होते हैं वो गर्ल्स पैदा होते हैं। क्या इसका रीजन भी यही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप